पहली बात आप लोग जो है अब लक्ष्मीकांत और ये परीक्षा बाड़ी ले लीजिए राज्य व्यवस्था की। और इसके बाद जो है एक घटना चक्र की आती है पूर्वावलोकन, देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना, काफ़ी मोटी सी होती है। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, हर पार्ट का अलग अलग होता है और बहुत मोटी होती है। मतलब इतनी मोटी होती है कि देखने से डर लगेगा कि कैसे पढ़ा जाए अगर कोई देखे होंगे। लेकिन उसको मतलब उसके उज्जत को सॉल्व करना जो है बेहद ज़रूरी होता है। काफ़ी जो है लाभ मिलेगा। नहीं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है जो है 10-12 साल के पेपर होते हैं जो है कलेक्शन। डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया होता है, आंसर भी दिया होता है अच्छे तरीके से। सर उसको बुक्स लेना है? टेक्स्ट बुक है वो नहीं है, केवल क्वेश्चन का कलेक्शन है जो BCS और विभिन्न जो है राज्य BCS में IAS में आए हुए चैप्टर वाइज दिया है। जैसे आप सारे बुक स्टॉल पर मिलेंगे जो कंप्यूटर के है, ये ABN के बगल में है ना। नहीं सर, अपने दुकान से ले आए तो इन्हीं से मंगवा लीजिए, इनकी दुकान है। झूठ बोल रहा है सर। नहीं यार, झूठ नहीं देना चाहिए। उसको पढ़ने का क्या तरीका है? चैप्टर वाइज इसने क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे आपने उठाया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के हजारों क्वेश्चन अब तक जितने भी कंपटीशन में आए हुए हैं मेनली जो है IAS और BCS में, वो सारे के सारे क्या है दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको उठाइएगा, काफ़ी मोटी लगेगी, पढ़ने में डर लगेगा, क्योंकि काफ़ी मोटी होती है। तो उसमें जितने पेपर्स होते हैं IAS के होते हैं और BCS के होते हैं। BCS में आपकी यूपी, MP, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मतलब ये इम्पॉर्टेंट सरकारी जो लोग देते हैं उसके सारे के सारे कलेक्शन होते हैं और चैप्टर वाइज कलेक्शन होते हैं। जैसे आपने जो है मौलिक अधिकार उठाया, तो मौलिक अधिकार के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर कलेक्शन दिया रहेगा। इसलिए नोटिस हो जाती है कि लगभग सारे स्टेट को जितनी इम्पॉर्टेंट स्टेट है सबके क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं जो आएंगे। तो इतने आपको इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन बहुत होता है क्वेश्चन का। कोई यूपी में आया है, फिर MP में आया, फिर दोबारा यहाँ पर दे दिया। राजस्थान में वही क्वेश्चन आके बहुत सारे कोरोना बनेंगे, क्वेश्चन लिमिटेड भी है जो है, तो घूम फिरा करके दोहराव करके यहाँ वहाँ वो आते रहते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसको जो है आप केवल IAS का सॉल्व करिए और यूपी के यूपी BCS और ROA किताब उठाइए जो है पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब उस पर नजर ही मत दौड़ाइए, तब आपका काम हल्का हो जाएगा और इतने से काम चल भी जाएगा। ठीक, तो उसको अवश्य ले लीजिए। जब तक उसको नहीं लेंगे तब तक जो है आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। सर बुक का नेम बताइए। घटना चक्र की पूर्वावलोकन। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इतिहास सबकी अलग अलग आती है, इतिहास की, राज्य व्यवस्था की, इकोनॉमी की, साइंस की, सबकी आती है, सबके अलग अलग आते हैं। घटना चक्र के पूर्वावलोकन मतलब पूर्व में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का अवलोकन मतलब कलेक्शन होता है। ठीक, शुरू किया जाए। आपका वित्तीय संबंध चल रहा था, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि कवर करता है भाग 12 और भाग 13। भाग 12 में जो है कहाँ से है 264 से लेकर के 300 का तक जो है, 300 का जो है संपत्ति का अधिकार है। तो 300 का देख लीजिए, इसके बारे में हम कल भी बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक
विधिक अधिकार। तो ये विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसके पहले कहाँ था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के पाठ में था संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है यहाँ से वो विलीन कर दिया गया मौलिक अधिकार, और वो रखा गया कहाँ पर? 300 का एक आर्टिकल बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आ गया। तो विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब इस मौलिक अधिकारों का हनन यदि होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये सर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट रिट जारी। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल कितनी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। उसमें विविध सारे हैं जो है मतलब रिटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, वृत्सेन, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन किया जा रहा है विधायिका कार्यपालिका चाहे जिसके द्वारा कार्यपालिका द्वारा जो है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में चले जाइए। वहाँ आपको सुनवाई होगी। यदि आपकी मांग न्याय संगत है, वास्तव में आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो रिट जारी करके आपके आदेश को दिलवा देंगे। तो मौलिक अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार के लिए अब जो है हम लोग 32 के तहत जो है कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं कि हमें अब हमारी संपत्ति से जो है सरकार वंचित कर रही है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। मौलिक अधिकार स्पेशल चीजें हैं जिसको आपको मिलना ही मिलना है, वो आपके व्यक्तित्व के मूलभूत विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उससे छीना नहीं जा सकता। इसीलिए एक अलग ही आर्टिकल में एक अलग ही मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब और जो 5 अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए, उनका हनन न होने पाए उसकी रक्षा के लिए क्या बनाया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32। उसके तहत जो है रिट निकलती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, वृत्सेन, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। वैसे जनरल मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले जो है आप कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हार जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जो है जनरल मैटर पर। लेकिन मौलिक अधिकारों के बारे में जो है आप सीधे सीधे जो है कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, ठीक। और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसका आर्टिकल अनुच्छेद 236 है। लेकिन एक आप लोगों को बताया गया होगा आर्टिकल 32 और 226 क्या डिफरेंस? ये भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और ये भी करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बताइए, आप तो बता सकते हैं, आपको पढ़ाया गया है। और पिछले बैच की है कोई? देखिए आर्टिकल 32 क्या है? केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो है आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका विस्तार अधिक है, आर्टिकल 226 का जो है इसमें मौलिक अधिकार प्लस अन्य बहुत सारे अधिकार भी हैं, प्लस अन्य अधिकार भी। इसके भी जो है हनन होने पर आप डायरेक्ट 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिफरेंस केवल इतना है, इसका विस्तार अधिक है आर्टिकल 226 का। ये केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है 32, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और कुछ विशेष अधिकार हैं जिनके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों से इतर कुछ अधिकार, तो इसका विस्तार अधिक है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो अब जो है संपत्ति की रक्षा के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, जो उनके इसमें आएगा, मौलिक अधिकार में नहीं, अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए। अन्य अधिकार मतलब आपके विधिक अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार के
दूसरी बात, इसमें आर्टिकल 300 का में ये नहीं कहा गया है कि यदि गवर्नमेंट आपकी संपत्ति, आपको जो है संपत्ति से वंचित कर रही है जो है, तो वो मुआवजा देगी, आपको कंपनसेशन देगी जो है। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 300 का संपत्ति का अधिकार है, यही कहा गया है कि वित्त के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ये भी मतलब कर सकती है कि आपकी ज़मीन जो है सरकारी कार्यों के लिए ऑक्युपाई कर ले, अधिग्रहित कर ले जो है, और आपको मुआवजा भी ना दे दो है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है कि मुआवजा देगा, लेकिन एक अलग से विधि विधान बनाया गया है जो है, मतलब संविधान से इतर कि आपको जो है यह ज़मीन अधिग्रहित की जाती है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सरकार डिसाइड करेगी। तो उस विधि विधान के अनुसार जो है आप मुआवजा पाने के पात्र हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मतलब संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं। तो संविधान के जितने नियम कानून हैं वो केवल संविधान में थोड़ो ना दिए हैं, बहुत सारे शासनादेश होते हैं जो है, गवर्नमेंट आर्डर। तो ये गवर्नमेंट आर्डर के जैसा है कि यदि आपकी जो है ज़मीन अधिग्रहित कर दी जा रही है, संपत्ति आपकी दी जा रही है, तो गवर्नमेंट आपको उतना कंपनसेशन देगा। हाई कोर्ट आप अपना दस्तावेज जो है कि ये कोई मतलब लेटर तो देगा ना कि आपकी जो है ज़मीन अधिग्रहित कर दी जा रही है। कोई आपको लेटर मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, ऐसे कुछ आपके पास दस्तावेज आ जाएंगे जो है। उस दस्तावेज के तहत हाई कोर्ट में आप जाइए कि सर देखिए हमारा शासनादेश है, डीएम का ऑर्डर है कि इतना ज़मीन आपकी अधिग्रहित कर ली जा रही है और मुआवजा भी कम दिया जा रहा है या मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो अपना हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या चीज़? तो बिना बताए थोड़ो अधिग्रहित कर लेके जो है, बिना बताए आपकी ज़मीन ले ली जाएगी जो है, आपकी सहमत ली जाएगी, परमिशन ली जाएगी। यदि नहीं देते हैं जो है तो भी दूसरा उपाय करेगी गवर्नमेंट को जो है, बहुत सारे तरीके। तो ये थोड़ो कि आपकी ज़मीन अधिग्रहित संपत्ति अधिग्रहित की जा रही है, आपको पता ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बार कोई चलाया है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, और ये किस आर्टिकल में रखा गया है। और पहले किस में था? आर्टिकल 19 का पार्ट था जो है, ये मेन रूप से तो बहुत सारे अधिकार हैं। क्या 19 का आप लोग जानते ही हैं, 5-6 पार्ट, 5-6 अधिकार उसमें हैं जो है, 6 से लेकर के 6 तक, 7 तक। भाग 12 हो चुका है, भाग 13 जो है 301 से 307 तक। तो 300 भाग 12 और भाग 13 के जितने आर्टिकल्स हैं सब आपके पीडीएफ में है जो है, वो आपको मिल जाएगा। तो उसको एक बार आप पढ़ लें। बुक्स में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, सारे के सारे मिलेंगे बुक्स में। सर आपको कोर्स नहीं मिलेगा। बुक्स में क्या नहीं मिलेगा? बुक्स में तो हर चीज़ मिलेगा। बुक्स में सारी चीज़ें दी हुई है। ये है कि समझने में कठिनाई होती है तो यहाँ समझा दिया जाता है, आपके दिमाग आसान हो जाता है उसे ग्रैप्स करने में। नहीं, बुक से बाहर कोई थोड़ा ना पढ़ाता है, सब कुछ जो है बुक में दिया हुआ है। कोई भी बुक पढ़ेंगे जो है, ये किसकी बुक है? लक्ष्मीकांत की, सारे दिए हुए हैं। हम तो आज पहली बार देख रहे हैं, अभी तक देखे नहीं थे। लक्ष्मीकांत की बुक सही बता रहे हैं। हम पढ़े हैं डीडी बसु की, दुर्गादास बसु जो है, जब हम पढ़ते थे तो उन्हीं की बुक चलती और बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी। योजना
इन चारों के नाम आप लिख लीजिए। वित्त आयोग के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए, वित्त आयोग क्या था? केंद्र जो है कलेक्शन करती है टैक्स, जो केंद्र जो है टैक्स कलेक्शन करती है उसमें से राज्यों को कितना अंश दिया जाएगा कि जिससे राज्य के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए और अपने वो आवश्यकताओं या खर्चों की पूर्ति उसके हो चुके जो है, क्योंकि राज्य के पास जो है केंद्र जितना संसाधन तो होता नहीं है। केंद्र जो है तो पूरे राज्य से, पूरे जो है देश से, पूरे राज्य क्षेत्र से कलेक्शन करता है जो है, ठीक है। अब जैसे आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, छोटे छोटे स्टेट हैं जो है, तो उनके पास कहाँ कलेक्शन इतना होगा जो है, और वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ भी जो है दुरूह हैं। डेवलपमेंट कार्य करना जो है बहुत अधिक खर्चीला ही होता है जो है, तो उनको चाहिए ना धन जो है टैक्सेशन। तो केंद्र जो कलेक्शन करती है जो है टैक्स का जो है, जो अपना कोष बनाती है, उसमें से कितना अंश राज्यों को दिया जाए जो है, ये पैमाना निर्धारित करने के लिए किसका गठन किया जाता है? फाइनेंस कमीशन का। इसका गठन कौन करता है? कल ही बात हुई है, राष्ट्रपति महोदय जो है, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। हर 5 वर्ष के लिए गठित होती है। इसकी रिपोर्ट जो है 5 वर्ष के लिए होती है। इस समय जो है 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट आ चुका है जो है, इनके नंद किशोर सिंह उसके अध्यक्ष थे जो है, और ये आपका कब से लागू होगा? 21 से 26 से 5 साल के 16वां वित्त आयोग गठन की तैयारी हो रही है। तो ये वित्त आयोग आपका हो चुका है और इसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति कहाँ पर रखवाता है? संसद में। यदि उसकी सिफारिश जो है संसद स्वीकार कर लेती है और जनरली स्वीकार कर लेती है तो लागू हो जाता है। ठीक, ये वित्त आयोग आर्टिकल इसका क्या है? 280 ठीक। अब आइए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी केंद्र राष्ट्र संबंध से ही रिलेटेड है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का नाम सुने हैं ना? पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी जो है, मतलब 5 वर्ष में हमें क्या क्या गवर्नमेंट को कहाँ कितना खर्च करना है, जिस प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग में। तो जैसे आपके खर्चे बर्चे के लिए कहाँ से खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, इसके लिए कुछ प्लान बनाते हैं ना, कि ऐसे ही खर्चा करते रहते हैं, ऐसे ही खर्च करते रहेंगे जो है, तो आप क्या होंगे? आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी जो है, अनाप शनाप खर्च करेंगे, जो कार्य आवश्यक हैं वो जो है रह जाएंगे और जो अनावश्यक है उस पर व्यय हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ आपकी जो है प्रतिकूल हो जाएंगी। तो हर काम के लिए, हर बड़े काम के लिए क्या होता है? प्लान बनाया जाता है जो है। तो देश इतना बड़ा है जो है, तो इस देश के विकास के लिए, संसाधनों के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है जो है? प्लान बनाया जाना चाहिए। तो ये प्लानिंग कमीशन के जनक जो है कौन के? विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ये इंजीनियर थे, प्रख्यात इंजीनियर थे, और इन्होंने सुझाव दिया कि डेवलपमेंट के लिए एक प्लान की, देश के डेवलपमेंट के लिए संसाधनों का सदुपयोग हो सके जो है, और संसाधन कहाँ कहाँ से आए जो है, इसके लिए एक प्लान की आवश्यकता होती है जो है, एक प्लान की आवश्यकता है। तो प्लान बनाने के लिए जो है क्या किया जाए? प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाए, योजना आयोग का गठन किया जाए। ये विचार एम विश्वेश्वरैया ने दिया था जो है, प्रख्यात इंजीनियर थे, और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक, 1955 में संभवतः भारत। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950
संविधान में इसका जिक्र नहीं है योजना आयोग का, ठीक। जैसे और वित्त आयोग आर्टिकल 280 है, लेकिन इसका कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि संविधान की बात ये नहीं है, संविधान में योजना आयोग का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका ऐसे ही डायरेक्ट स्थापना किया गया जो है कार्यपालिका आदेश द्वारा, मतलब सरकार के डिसीजन के द्वारा जो है योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950। और ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसका जो है प्रावधान नहीं दिया गया है, संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। योजना आयोग और एनडीसी दोनों ही जो है गैर संवैधानिक संस्था है। तो योजना आयोग का गठन स्ट्रक्चर क्या होता था? इस समय अब योजना आयोग नहीं है, अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1915 में जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग में होते कौन कौन थे? प्रधानमंत्री जिसका पदेन अध्यक्ष होता था, ठीक। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, मतलब प्रधानमंत्री ही इसका योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। दूसरा उपाध्यक्ष होते, ये विशेषज्ञ लेखक होता था। प्रधानमंत्री मतलब सामान्य मामलों की जानकारी होती है, सामान्य प्रशासन की जानकारी, लेकिन योजना आयोग किससे रिलेटेड है? वित्त से रिलेटेड है ना, सारे काम जो है यहाँ वित्तीय होंगे, तो उसके लिए जो है वित्तीय जानकार कोई विशेषज्ञ होगा, तो उपाध्यक्ष होगा। और एक सीईओ होता था, सचिव कहते हैं, सचिव, ये भी प्रशासनिक है। और इसके अलावा कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर रखे जाते थे। जैसे वित्त से संबंधित है तो वित्त मंत्री रहेंगे, ठीक है, कृषि मंत्री रहेंगे, आपके रक्षा मंत्री रहेंगे जो है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं, उसके मंत्री जो है इसमें सदस्य होते हैं, ठीक। तो इसका ये गठन होता था, प्राइम मिनिस्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई विशेषज्ञ व्यक्ति जो है वो नामी का जो है, उसके बाद एक सचिव होता था और अन्य सदस्य होते थे वो कैबिनेट के मेंबर होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। ये योजनाएं पूरे देश के लिए 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाती थी कि मतलब देश का डेवलपमेंट कैसे हो, संसाधन कहाँ कहाँ खर्च किए जाए, प्लान बनाता था देश के विकास के लिए योजना आयोग। और ये प्लानिंग क्या होती थी? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। ठीक, मतलब ये योजना जो बनती थी वो 5 वर्ष तक चलती थी, जो ये योजना बना के दिया जाता था। तो पहली योजना आपकी कब बनी जो है 1951 से 56 तक बनी है। पहली जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। दूसरी क्या थी 5 वर्ष के लिए 1956 से 61, ठीक है। तीसरी 61 से जो है इस प्रकार 5 वर्ष के लिए योजना आयोग मतलब योजना गठित होती थी, 5 वर्ष की ये प्लानिंग देती थी, ठीक। तो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होता था वो अध्यक्ष होता था। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है जो भी प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा जो है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष योजना आयोग के गुलजारीलाल नंदा थे। पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, गुलजारीलाल नंदा जो है उपाध्यक्ष। और सारे मिनिस्टर होते ही जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक समाप्त हो गया है। योजना आयोग इस समय नहीं है, लेकिन इससे भी कोई जन आ सकते हैं, आएंगे, क्योंकि 1901 से 1956 से लेकर के 214 पंचवर्षीय योजनाएं चली हुई।
1967-68 और 1968-69 इस समय योजना नहीं चली थी, पंचवर्षीय योजना। ठीक, ये 3 साल पंचवर्षीय योजना को ब्रेक दे दिया। इसके जगह पर चला था रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान है, 3 रोलिंग प्लान थे। जो पंचवर्षीय योजना को ब्रेक कर दिया गया क्योंकि इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी वो सफल नहीं हुई, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुई। दूसरे 1965 में क्या हुआ था, भारत चाइना का वार हुआ था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी। तो क्या प्लानिंग चल पाएगी? जो हम पहले प्लान बना लिए हैं, जो कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, जो कि इतनी जनधन की हानि हुई, हमारे देश की शिकस्त हुई जो है, तो क्या जो पहले से प्लान बना है उसी अनुसार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, देश की हालत खस्ता होगी। तो पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए संसाधन रहे ही नहीं गए, इसलिए पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर ब्रेक दे दिया गया। उसके स्थान पर क्या हुआ? 1 वर्षीय योजना 66-67-68-68 ये तीनों 1 वर्षीय योजनाएं चली थी जो है, और इसे क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किस सन में चला, किसके 3 वर्ष के लिए चला? तो 3 रोलिंग प्लान थे आपके जो है 66-67 वित्तीय वर्ष, 67-68 और 68-69। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल पाई। और एक बार और अवरोध हुआ है आपका 1978-79 ये पंचवर्षीय योजना को ब्रेक दे दिया गया। यहाँ पर जो चली आ रही थी रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यहाँ भी एक जो है परिवर्तन, एक घटनाक्रम हुआ देश में। पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1951 से लेकर के जो है आपका 77 तक क्या थी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट। उसके बाद 1975 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी से जो है पूरे देश की जनता पूरी तरीके से इंदिरा गांधी से खफा हो गई। तो जब 78 का इलेक्शन हुआ जो है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो बाहर हो गई, कांग्रेस पराजित हुई। और उसका मेन कारण था इंदिरा गांधी की आपातकालीन व्यवस्था। उसकी बहुत क्या होती है? आलोचना होती है। इसी समय जो है आपके जयप्रकाश नारायण जो है समग्र क्रांति का नारा दिए थे जो है, और बिहार से क्या जुलूस लेकर के निकले थे पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है। और देश के जो है सर्वोच्च नेता, उच्च कोटि के नेता जो है सारे के सारे जो है कहाँ गए थे? जेल के अंदर नजरबंद कर दिए गए थे। देश की ये स्थिति हो गई। तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ काफी आक्रोश था। तो पहली बार 1977 में कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता से बाहर हुई, और किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को जो है इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये समाजवादी गवर्नमेंट थी, समाजवादी विचारधारा थी। और संपत्ति क्या है? संपत्ति का अधिकार व्यक्तिवादी विचारधारा का पोषक है। तो जब समाजवादी विचारधारा की पोषक गवर्नमेंट आई, तो उसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने किया था मौलिक अधिकार को हटाया। अब समझ में आ गया उसकी कहानी ना मौलिक अधिकार की, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा की सरकार थी, ये नीतिवादी विचारधारा की मोरारजी देसाई की सरकार नहीं थी। और संपत्ति का अधिकार जो है व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा देता है, अमीर गरीब के बीच खाई को पैदा करता है। इसलिए मौलिक अधिकार का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार का। तो ठीक इसी प्रकार से 77-78 में जो भी प्लानिंग कमीशन कांग्रेस की गवर्नमेंट की, जो भी योजना बनती थी कांग्रेस की नीतियों के अनुसार बनेगी ना। कांग्रेस सत्ता में है तो अपने अनुसार पंचवर्षीय योजना बनवाएगी। तो जो सारी योजनाएं बनती चली आ रही थी वो कांग्रेस की नीतियों के अनुसार थी। और अब पार्टी बदल गई, सरकार बदल गई, तो वो योजना जो है इनकी क्यों स्वीकार करेंगे? हम प्रधानमंत्री में तो हम अपने अनुसार अपनी विचारधारा के अनुसार चलाएंगे।
योजना अवकाश कहा जाता है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है, एक वर्ष की योजना है यहाँ भी। ठीक, बात समझ में आई। फिर जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी, फिर पंचवर्षीय योजना चालू हो गई। तो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में था और ये कब समाप्त की गई? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई जो है 1914 में जब। तो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट किसका था? कांग्रेस गवर्नमेंट का था ना। 1951 से चला आ रहा था, कांग्रेस की सत्ता थी, तो उसकी ये सोच थी जो है योजना आयोग की सोच। और विश्लेषण किया गया योजना आयोग में जो है प्लानिंग कमीशन में बहुत सारी कमियां पाई गई। कमियां क्या पाई गई थी? मेन जो है क्यों समाप्त किया गया? एक तो बात ये हो गई कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट की विचारधारा के अनुरूप चल रहा था सब कुछ जो है। प्लानिंग कमीशन कांग्रेस की देन थी। तो आप देखते हैं कि कोई अच्छी भी योजना यदि होती है जो है किसी सरकार की, तो विपक्षी लोग जो है वैसे ही विरोध करते हैं, भले अच्छी योजना हो, हम विपक्ष में हैं, हम उसका विरोध करेंगे जो है। ठीक है, अब होना तो नहीं चाहिए, जो अच्छी चीजें हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो है सब कुछ जायज होता है, साम दाम दंड भेद जो है, चाहे जैसे आप सफल होइए जो है आप अच्छे राजनीतिज्ञ कहलाएंगे जो है, साम दाम दंड भेद चाहे जो अपना करके। तो विपक्षी विरोध ही करता है जो है, जनरली यदि अच्छी चीजें होती है तो भी विरोध करता है। पता नहीं कैसे जो है महिला आरक्षण पर सभी लोग जो है एक मत हो गए। महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया ना, अब आप लोग इलेक्शन लड़ सकती हैं जो है, लोकसभा और विधानसभा का आसानी से जीत जाएंगे। क्यों नहीं लड़ सकती? पहले भी तो लड़ सकते, पहले भी लड़ सकती है, लेकिन अब जीतने में आसानी हो गई। कोटा एक रिजर्व करके 1/3 स्थान देना ही देना है महिलाओं को जो है। तो ये कल रात में पारित हुआ है जो है महिला आरक्षण विधेयक। और पहली बार ये संसद में कब प्रस्तावित हुआ था? बताइए, 1995 में पहली बार जो है ये विधेयक रखा गया था कि जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था और ये अच्छी योजना थी। हालांकि राजनीति की ये बल चढ़ती रही, बहुत हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि जो है लोकसभा में उठक हुई थी, मारपीट भी हो गई थी जो है। लालू यादव जी के पीरियड में उनका विरोध कर रहे थे, तो आज तक पारित नहीं हुआ था। लेकिन कल जो है ऐसा समय आया जो है, कल क्या हुआ था जो है, कल राज्यसभा में नए संसद भवन में जो है, नए संसद भवन का पहला दिन था ये सत्र, और उसी में जो है ये पहला विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नए संसद भवन, पुरानी संसद भवन थी जो है, अब वो क्या हो गया, उसको संविधान भवन कह दिया गया, उनका नामकरण हो गया जो है। और नई संसद भवन बनी। इस सत्र में ये पहला सत्र जो इस समय चल रहा है, ये विशेष अधिवेशन है। संसद के जो है 3 अधिवेशन होते हैं साल में जो है जनरली, ये मालूम है ना, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र। ठीक है, नहीं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, ये 3 अधिवेशन होते ही होते हैं। और 2 अधिवेशनों के बीच कितना अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विशेष अधिवेशन था, ना बजट का अधिवेशन है ये जो इस समय चल रहा है जो है, ना शीतकालीन अधिवेशन है, ना मानसून का अधिवेशन है। मानसून अधिवेशन समाप्त हो गया है, उसके बाद ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। तो ये अधिवेशन कहाँ पर चल रहा है? नए संसद भवन में चल रहा है। और वहाँ पर पहला विधेयक कौन सा पारित हुआ है आपका? महिला आरक्षण विधेयक है। अब महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में जो है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं बात की गई है, लोकसभा और राज्य विधान परिषद में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कल आरक्षित हो गई। मतलब लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, और राष्ट्रपति महोदय अब सिग्नेचर भी कर देंगे। और मजे की बात यह है कि समझिए ध्वनिमत से पारित हुआ है। पहले कितना हो हंगामा हुआ था, 95 से आज तक 1923, 23-5-28 साल हो गए। 28 साल की कवायद होती रही, कभी नहीं पारित हो पाया, कई बार रखा गया जो है। और ये देखिए कि ध्वनिमत से लगभग पारित हुआ। लोकसभा में केवल 2 सांसदों ने विरोध किया इसका। तो कौन से सांसद थे? ओवैसी के सांसद थे। अपने पार्टी के ओवैसी के जो है 2 सांसद हैं, एक तो खुद ओवैसी है, एक और कोई उनका जो है सदस्य है, MP है जो है।
तो उन दोनों ने केवल लोकसभा में विरोध किया। और राज्यसभा में किसने विरोध किया? राज्यसभा में जो है 100% बहुमत से पारित हो गया, जो है किसी ने विरोध नहीं किया महिला आरक्षण का जो है। तो अब 33% 1/3 आरक्षण का जो है मार्ग महिलाओं के लिए प्रशस्त हो गया। ये एक ऐतिहासिक दिन था। और कल जो है राज्यसभा के संचालन में जो है क्या की है, महिलाएं संचालित की है। न्यूज में पढ़े होंगे कि नहीं, सभापति उपसभापति, पहले जो है वो आसन पर सभापति बैठते हैं, यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति जो है सदन का संचालन करते हैं। तो कल महिलाओं का पैनल बनाया गया, 7-8 महिलाएं जो है संचालित की थी जो है सभापति के आसन पर बैठ करके उपसभापति के रूप में, क्योंकि महिलाओं के लिए विधेयक पारित हुआ। ये एक जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। ठीक, योजना आयोग क्यों हटाया गया, क्यों समाप्त किया गया? तो पहली बात विचारधारा की बात, वो कांग्रेस की नीतियों पर थी जो है, इसलिए जो है मोदी गवर्नमेंट ने उसे समाप्त करना चाहा। दूसरी बात, इन्होंने कमियां भी बताई कि उसमें बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी? एक्चुअल में मेन कमी क्या थी योजना आयोग की? योजना आयोग जो है संघ के लिए और राज्यों के लिए भी योजना बनाता है। ठीक है, संघ के लिए तो योजना बनाता ही बनाता है और राज्यों के लिए भी योजना आयोग की बनाता है। और इसमें कौन है मेंबर? तो पीएम है, ठीक है, ये भी केंद्र का आदमी है, और जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी केंद्र के हैं। तो क्या राज्य के कोई है इसमें जो है? राज्य का कोई नहीं होता था, राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, जबकि ये राज्यों के लिए भी योजनाएं बनाती थी। तो ऐसा क्या हमारे लिए आप योजनाएं बना रहे हो, हमारा कोई आदमी है ही नहीं है वहाँ पर जो है, तो कैसे हम मान जाएंगे? ये कमी है ना, राज्य का भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। तो क्या होता था, ये जो है केंद्र सरकार के पक्ष की योजनाएं बनाता था, मतलब राज्यों को इसमें जो है स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती थी। राज्य वाली बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि राज्य का कोई प्रतिनिधि इसमें है ही नहीं है। इसके मेंबरशिप में यही लोग योजना बना दिए और योजना जो है राज्य को सौंप दिए, राज्य को उसको करना है, चाहे योजना राज्य के जो है परिस्थितियों के अनुकूल हो या ना हो। हमारा कोई प्रतिनिधि होता तो हमारे राज्य में क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर वो बात उठाता तो है, तो इसका अवसर भी नहीं है। तो इसका मतलब केंद्र और राज्य के संघात्मक ढांचे पर ये उठारा हाथ था एक तरीके से। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए, सत्ता एक जगह केंद्रीकृत ना हो। एकात्मक मतलब एक जगह केंद्रीकृत सत्ता ना, और संघात्मक मतलब विकेंद्रीकृत सत्ता। राज्य को भी सत्ता दी जाए, राज्य को भी स्वतंत्रता दी जाए, यही तो जो है क्या है, संघात्मक शासन है। तो यहाँ पर राज्य का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है, सारे के सारे जो है केंद्र के प्रतिनिधि योजना को बना रहे हैं राज्य के लिए। तो ये संघात्मक शासन को पुकारा घात हुआ ना, ये तो योजना केंद्रीकृत हो, इसलिए इसका विरोध किया गया जो है। और 15 अगस्त 1914 को जो है लाल किले स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं योजना आयोग को समाप्त कर दूंगा। और उसके बाद 1 जनवरी 1915 को जो है 1 जनवरी 1915 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इस समय नीति आयोग चल रहा है, देश के लिए योजनाएं कौन बना रहा है? नीति आयोग बना रहा है। योजना आयोग के स्थान पर क्या हुआ? 1 जनवरी 1915 की डेट आप लिख लीजिए, 2015। हाँ, 1 जनवरी 2015 और घोषणा कर दिया था जो है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1914 को कि हम अब योजना आयोग को जो है समाप्त कर देंगे 2014। और 1 जनवरी 1915 को इसके स्थान पर उन्होंने नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग क्या है? NITI NITI इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग भारत कहा जाए। अब इंडिया की जगह पर भारत हो रहा है ना, हो गया। अब ये भी विडंबना देखिए जो है, संविधान में भी लिखा है कि देश का नाम भारत, इंडिया, दैट इज भारत। द नेम ऑफ कंट्री
इंडिया दैट इज भारत ऐसा लिखा है, इंडिया या भारत नाम नहीं लिखा है। कंट्री का क्या नाम है? इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया दैट इज भारत। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है। अब भारत जो कि इंडिया। हाँ, अब विपक्षी ने क्या बनाया? जो है इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, जो सारे जो है ये क्या एनडीए के अलावा कांग्रेस, जनता दल, मार्क्सवादी जो है जितने भी सारे दल हैं वो सब इकट्ठा होकर के क्या मंच बना लिए हैं? इंडिया नामक एक मंच बना लिए हैं ना। तो इसलिए अब इंडिया नाम को ही बहिष्कृत कर दिया जाए देश के नक्शे से, उसके स्थान पर भारत रखा जाए। तो हालांकि वो समय नहीं था, तो इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, परिवर्तन मतलब डेवलपमेंट के लिए जो है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो कि नीति आयोग। वो जो है सुझाती है क्या काम कैसे किया जाए। अब इसका क्या काम है नीति आयोग का? संगठन देख लीजिए इसका। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, पीएम क्या है? पदेन अध्यक्ष है इसके, जैसे योजना आयोग के होते हैं। एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ और कुछ सदस्य होते हैं। इसके बाद कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं। वो भी तो है सर, राज्य के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल, जब पहले योजना बना 1 जनवरी 1915 को जो है, तो अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी के। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? बताओ जी, हमें नहीं याद आ रहा। सर्च कर लो। इस समय तो राजीव कुमार और अमिताभ बच्चन हैं। इस समय जो है उपाध्यक्ष राजीव कुमार भी है राइट मोड और एक अमिताभ बच्चन जो है सीईओ है वर्तमान में सर। वर्तमान में। और ये मतलब चेंज भी हो रहे हैं, जो है राजीव के स्थान पर जो है ये सब पेपर आने वाला है। राजीव कुमार चेंज हो गए, देख लीजिएगा। हमें इस समय नहीं याद आ रहा है, याद था भूल गया है। पहला आप देख लीजिएगा, उपाध्यक्ष और सीईओ इम्पॉर्टेंट है दोनों ही। अभी याद आएगा तो बता भी देंगे। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं जो है। इस समय जो है राजीव कुमार भी नहीं रह गए या कोई दूसरा हो गया, और सीईओ अमिताभ बच्चन भी नहीं रह गए हैं, ये भी कोई दूसरा हो गया है। ठीक, हाल ही में मतलब जुलाई में ये चेंज हुई है। इसे आप सब देख लीजिएगा। इसका काम क्या है? अब देखिए, कुछ सदस्य होते हैं, ठीक, और कुछ जो है सदस्य में जो है इसमें क्या होते हैं? 5 पदेन सदस्य हैं, 5 पदेन सदस्य, जिसमें आपके जो है कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब इम्पॉर्टेंट 5 मेंबर होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ लोग या कुछ मिनिस्टर आमंत्रित कर लिए जाते हैं।
इसमें क्या होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए कभी यहाँ योजना आयोग में ये नहीं था, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते थे और इसमें शामिल कर लिया गया, तो राज्य का प्रतिनिधित्व हो गया ना, इसलिए अब केंद्र राज्य में कोई विवाद नहीं रहेगा। अपनी बातें ये राज्य अपनी बातें कह देगा, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसकी मीटिंग में वो उपस्थित रखते हैं। जो केंद्र के लिए और ये थिंक बॉडी है, थिंक टैंक है जो है, सरकार का क्या है, थिंक टैंक है, ये योजना नहीं बनाती है जो है। जैसे कि योजना आयोग का क्या काम था, योजना बनाना, तो योजना ये नहीं बनाती है, ये सुझाव देती है गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि क्या काम कैसे किया जाए जो है, थिंक टैंक के रूप में जो है। तो हर पार्टी का एक थिंक टैंक होता है, जैसे आपकी बीजेपी राजनीतिक पार्टी है जो है, राजनीतिक दल है, तो सबके कुछ ना कुछ थिंक टैंक होते हैं, वो राजनेता नहीं होते हैं। उनका काम क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करना, चिंतन मनन करना जो है और डायरेक्शन देना। जैसे आरएसएस है, आरएसएस को क्या कहा जाता है, बीजेपी का जो है थिंक टैंक है आरएसएस जो है। आरएसएस जो है के मेंबर जो है इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो नेता नहीं होते हैं, लेकिन सारा संचालन सूत्र बीजेपी का किसके हाथों में होता है जो है, बैंक वो आरएसएस के हाथों में है। आरएसएस के अनुसार ही पार्टी को काम करना है, तो आरएसएस उसकी थिंक टैंक है। इसी प्रकार हर राजनीतिक दल में थिंक टैंक होते हैं, बिना थिंक टैंक के कोई पार्टी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो उसी तरीके से ये भी एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, इसका भी जो है थिंक टैंक होता है। सुझाव देते हैं, वो विशेषज्ञ लोग होते हैं कि मतलब क्या काम कैसे किया जाए। तो ये एक थिंक टैंक है सरकार की। अब सरकार के में सामान्य के लोग होते हैं, सामान्य जानकारी नेताओं की होती, नेता लोग इनके विशेषज्ञ कहाँ होते हैं, रक्षा मंत्री या कृषि मंत्री कहाँ कृषि का वैज्ञानिक होता है, कृषि के बारे में उसको जानकारी है। वित्त मंत्री कभी कभी एक जनरल लोग मतलब व्यक्ति हो जाते हैं, इकोनॉमी कभी पढ़े ही ना हो जो है, तो व्यक्ति इतना पेचीदा होता है, कैसे वो जो है मतलब निर्णय ले लेते हैं, तो उसके पीछे किसी की कोई विशेषज्ञ होना चाहिए ना। तो हर डिपार्टमेंट में भी थिंक टैंक होते हैं। उसी प्रकार से ये नीति आयोग क्या है, सरकार का थिंक टैंक है, क्या काम कैसे करना है, क्या क्या संसाधन लगाने हैं और कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, ये क्या देती है, सुझाव देती है, सिफारिश करती है। ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। जबकि योजना आयोग सीधे डायरेक्ट योजना बना के देती थी कि इतना रुपए यहाँ यहाँ आपको खर्च करने हैं, योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये केवल थिंक टैंक के रूप में काम करती है। और यहाँ पर जो है राज्यों का भी प्रतिनिधित्व आ गया, इसलिए संघीय राज्य पर कोई उठाघात नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ ये समझते रहिए जो है। पहले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीईओ कौन थे जो है, और वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक, हम बता दी देखिए कल। उसके बाद एक संस्था बनी है आपकी एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना की स्थापना 1950 लागू 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, अभी बताया गया है। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका भी कहीं संविधान में जिक्र नहीं है, ना तो आपके योजना आयोग का है, ना तो राष्ट्रीय विकास परिषद का है, और ना ही जो है नीति आयोग का है। ये नहीं कुछ जनाएगा नीति आयोग की अनुच्छेद में दिया है, उपरोक्त में से किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, केवल आपका जो पहला था वित्त आयोग वो संवैधानिक संस्था है, इसे कभी भी समाप्त कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्थापित की है, गवर्नमेंट अपने आर्डर द्वारा समाप्त कर सकती है नीति आयोग। एनडीसी क्या था?
केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या उपराज्यपाल जो भी कहा जाए वो इसमें होते, जबकि योजना आयोग में नहीं थे। तो योजना आयोग की कमियों को दूर करने के लिए एनडीसी का गठन किया गया था। योजना आयोग में मेन कमी यही थी कि ना राज्यों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, एनडीसी का गठन किया गया था। योजना आयोग का मूल काम क्या था, देश के संसाधनों का पता लगाना कि हमारे देश में कितना जो है भौतिक संसाधन है और कितना जनशक्ति है, वो पता कर लेती थी। एक कमीशन थी, पूरी बॉडी थी जो है, उसके बहुत सारे विशेषज्ञ थे। तो पहले आप जो है प्लानिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कितना रुपया है इसका तो पता होना चाहिए, है? आपके पास कितने संसाधन हैं पहले इसका पता लगाया जाए जो है। तो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, पहले जो है देश में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का आकलन करती थी कि हमारे देश के पास इतना संसाधन है, अब कहाँ कहाँ जरूरी है डेवलपमेंट करना, कहाँ कहाँ कितना पैसा देना है, उसके अनुसार जो है वो डिसाइड करती थी। जो अहम मुद्दे थे, जहाँ पर मतलब खर्च करना आवश्यकता थी, वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता था, तो वो योजनाएं बना देती थी। अब उसकी समीक्षा कौन करती थी, एनडीसी करती थी। जो पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई है, योजना आयोग ने बनाया है, सरकार ने लागू किया है, उसे लागू करने में क्या क्या कमियां आ रही हैं, मतलब उसकी क्या करती थी एनडीसी, समीक्षा करती थी, मूल्यांकन करती थी जो है, और कहाँ कहाँ उसमें बाधाएं आती थी, इसका पता लगा करके उसको दूर करने का उपाय सुझाती थी एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये योजना आयोग की सहगामी संस्था थी, इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जब योजना आयोग जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन एनडीसी जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा वैधानिक संस्था है, वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 280, और ये तीनों ही गवर्नमेंट के आदर से फॉर्म हुई है और ये कभी भी समाप्त हो सकती है। ठीक, इसके बाद जो है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड क्षेत्रीय परिषद में बताया गया है, अंतरराज्यीय परिषद तो बताया गया होगा आपको, आर्टिकल 262-63 ये दोनों बताए गए होंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी पढ़ाया होगा इसको बताया होगा जो है। अब क्षेत्रीय परिषद है, आप सब जानती हैं कि हमारे यहाँ जो है केंद्र और राज्य दो गवर्नमेंट है, मेन तो है संघ स्तर पर केंद्र सरकार और राज्यों के स्थान पर राज्य सरकार। ठीक है, तो हमारे यहाँ विविधता बहुत है पूरे देश में। यहाँ पर जो है प्राकृतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कुछ है, यहाँ की कुछ है, यहाँ पर जाइए जो है दुर्गम इलाके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ दूसरी हैं, दक्षिण का कल्चर कुछ दूसरा ही है, यहाँ पर जो है ये संवेदनशील एरिया है हमारा ये, और ये जो है इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या मतलब विविधता में देश जो है, देश का मतलब सफल संचालन कब हो सकेगा, देश समग्र विकास कब करेगा, किन परिस्थितियों में, विविधता में एकता, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है तो विविधता है। विविधता तो जाहिर सी बात है, जो है पूर्वोत्तर में चले जाइए समझ लेंगे कि आप इसे हम दूसरे कंट्री में आ गए हैं, जो है ये इंडिया है ही नहीं है। यही बात दक्षिण भारत में है, वहाँ का कुछ दूसरा कल्चर है, कश्मीर में चले जाइए वहाँ कुछ दूसरा कल्चर है। तो कोस पर बदले क्या है पानी, 3 कोस पर बाढ़ी। भारत कितनी विविधताओं का देश है जो है, इसीलिए भारत को एक देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है।
देखिए वो दूसरे देश का कल्चर मिलेगा, इंडिया का कल्चर मिलेगा नहीं। यहाँ पर जो है दूसरे देश का कल्चर, यहाँ दूसरा कल्चर, यहाँ दूसरा कल्चर, दूसरा कल्चर, तो हर जगह जो है विविधता है भारत में जो है। तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा जो है, मतलब खुशहाल या मतलब शक्ति संपन्न या समग्र विकास कैसे होगा? विविधता तो है ही है, लेकिन जब बहुत अधिक विविधता हो जाएगी तो भी देश पर खतरा मंडराने लगेगा ना। तो विविधता में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए, जिसे एक माला होता है जो है और उसके बहुत सारे फूल एक जो है मुट्ठी में बंधे हुए होते हैं, तो एक तरीके से समानता आ जाती है। विविधता हो फिर भी विविधता में क्या हो? एकता हो या असमानता में समानता हो, तभी देश सही सुरक्षित रहेगा, समग्र विकास कर सकेगा, समुचित विकास कर सकेगा। विविधता में एकता या असमानता में समानता हो। तो इसीलिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। बहुत सारे राज्यों में टकराव होता है, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, बहुत सारे ही होते हैं। सारे राज्य जुड़े हुए हैं, सबकी बाउंड्री भी है, सीमा रेखा भी है। यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से आपका दूसरा स्टेट चालू हो जा रहा है। तो टकराव भी मतलब हितों में टकराव होगा कि नहीं? हितों में टकराव भी होगा जो है। तो हितों में टकराव होना जो है अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है जो है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है समानता, एकता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे जो है, और विभिन्न राज्यों में भी आपस में जो है सामंजस्य हमेशा बना रहे, इसकी आवश्यकता है। तो इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुझाव था। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि देश में जो है समानता लाने के लिए, आपसी मतलब वैमनस्यता को दूर करने के लिए, मिल बैठ करके सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या हो? क्षेत्रीय परिषद का गठन हो। तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956 में की गई। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956 में की गई। और ये किसकी विचारधारा थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय की 5 क्षेत्रीय परिषद पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 क्षेत्रीय परिषद हो गए। और उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूरब के क्या आएगा आपका? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे स्टेट आते हैं। बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, आपके ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में, मतलब पूरब में जो स्टेट है, ठीक है, तो इसमें रखे गए। पश्चिम में क्या आएगा आपका? गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये सब पश्चिम वाले स्टेट है। उत्तर में क्या आएगा? पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, ये सब आएगा। दक्षिण में क्या आएगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आएंगे जो है। मध्य में कौन आएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और हमारा उत्तर प्रदेश भी ध्यान रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखा गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश भी रखा गया है, जो मध्य है, इसमें जो है एमपी मध्य में ही है, छत्तीसगढ़ भी है, और जो है उत्तर प्रदेश, बिहार को उत्तर में है, पूरब में है ना, पूर्व क्षेत्रीय परिषद। बिहार तो पूरब में है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पूरब क्षेत्रीय परिषद में रखे गए। तो पूरे देश में जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। अब क्षेत्रीय परिषद में क्या होता क्या है? जैसे मान लीजिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में हमारे स्टेट से लगा हुआ क्या है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो मान लीजिए किसी हित को लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टकराव हो गया, ठीक है, तो कहाँ बातचीत किया जाएगा? मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो है बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में जो है जितने भी स्टेट शामिल हैं उन सबके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, उन सबके मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों के ही मुख्यमंत्री हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद का। हर क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है भारत का गृह मंत्री करता है। चाहे ये क्षेत्रीय परिषद हो, चाहे ये सबकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इस समय, ठीक है। वो राज्य का जो है
नहीं करता है। तो अध्यक्ष गृह मंत्री हो गया, कुछ मिनिस्टर्स भी आमंत्रित किए जाते हैं, और जो प्रदेश सम्मिलित होते हैं उसके चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो ही हितों में टकराव होता है तो यहाँ पर मिल बैठ करके क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत से सुलह समझौता होगा ना, तो कुछ मुद्दे वो छोड़ेंगे, कुछ मुद्दे जो है अपनी जिद हम छोड़ेंगे एक बेंच पर आकर के। तो एक क्या बनेगा, सामंजस्यपूर्ण नीतियों का बीजारोपण होगा, मतलब सामंजस्य की स्थिति बनेगी। आखिर विवाद को निपटाने के लिए कोई मंच होना चाहिए ना, कि बिना मंच के ऐसे जो है बिना बातचीत के विवाद का झगड़ा लड़ाई से तो विवाद समाप्त नहीं होगा। जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो क्या युद्ध से जो है समाप्त हो जाएगा विवाद? युद्ध तो हो ही गया है, जो है 3-3, 4-4 युद्ध हो गए हैं भारत पाकिस्तान में, जो है तो क्या विवाद समाप्त हो गया है? विवाद का अंतिम समाधान कहाँ पर होता है? वार्ता की मेज पर होता है, जो है हमेशा की हमेशा। यदि आप अस्थायी समाधान चाहते हैं तो बंदूक, पिस्तौल और बम से उसका समाधान नहीं हो पाएगा। जो है तत्कालिक समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर जो है वही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन मेज पर क्या होता है, आपसी सामंजस्य समझौता होता है, दिल का मिलन होता है। जब एक जगह लोग बैठते हैं, अपनी बात जो है शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो एक हल निकलता है, उस पर सहमत बनती है, तो क्या होता है, वो परमानेंट समझौता होता है, सामंजस्य। इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है कि जब कहीं विविधता इतना मतलब विकराल रूप धारण कर ले, राज्यों में आपस में किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो ये मंच बनाए गए हैं देश के अंदर, यहाँ पर मिल बैठ करके जो है आपसी जो है विवाद का सामंजस्य किया जाए, और जो है राष्ट्र की में समानता स्थापित की जाए, एकता स्थापित की जाए, जिससे हमारा देश जो है सब लोग मिलजुल करके सभी राज्य आपसी सामंजस्य के साथ विकास करें, और जो है सभी नागरिकों और राज्य तथा देश का जो है उत्थान। वो दक्षिणी में जाएगा, दक्षिणी में जाएगा। ठीक, फिर ये इतनी बातें थी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। भाग 12 आपको पढ़ा दिया गया है। भाग 12, 13 हम 15 मिनट में फिर जब आप लोगों को PDF पढ़ लेंगे जो है, तो फिर उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। इस तरीके से आपका वित्तीय संबंध समाप्त हो जाएगा। कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। उसको देखिए, राहुल आया था, जो है वो बात किया, हम कहीं भी लाए भी नहीं हैं, फिर भी नहीं लिया, तो आपके पास तो हम भेज ही देंगे, आपका नंबर तो है ही है मेरे पास। और कौन लेना चाहता है? तुमसे आप नहीं तो आपको हम दे देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, वो दे पाएँ या ना दे पाएँ, जो है आप लोग ले लीजिएगा, जो है लाइए फिर देते हैं। 979375 75746 7462। और जो कुछ बचे हैं, हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ानी है, क्योंकि जो है हम ऐसे अटरंडम आ गए हैं, मुझे आना नहीं चाहिए था, जो है, लेकिन बस ऐसे ही अटरंडम एक्सेप्शनल केसेस में हम आ गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों से आप लोग अभी वाकिफ नहीं होंगे। पुराने स्टूडेंट जो है अच्छी तरीके से परिचित हैं, जो है, ठीक है। तो कब कहाँ कितना कोई पढ़ा रहा है, यहाँ उसका ठिकाना नहीं है। यहाँ की रीत जो है कुछ दूसरे तरीके की। हाँ, ये कुछ